डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की लेक्चर वीडियो के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर बेसिकली हमें क्या कहा जा रहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर गिवन है जिसके चारों कॉर्नर्स पे हमारे पास क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस लगे हुए हैं और हमें दो पार्ट्स गिवन हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमें बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस चार्ज जिसको हम क्यू कह रहे हैं उसके ऊपर लग रही है, और पार्ट बी में हमें बताना है वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि टोटल एक्सर्ट हो रही है इस चार्ज क्यू के ऊपर। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए पार्ट ए के अंदर हमें सबसे पहले इस बात को रिमाइंड करना है कि चार्ज क्यू इट्सेल्फ यहाँ पे अपने आप के ऊपर कोई फील्ड अप्लाई नहीं कर सकता। इस चार्ज क्यू के ऊपर जो भी फील्ड अप्लाई होगी वो इसको छोड़ के बाकी के जो चार्जेस हैं उनकी तरफ से अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इस चार्ज क्यू के ऊपर बेसिकली मेरे पास कितनी टोटल फील्ड्स अप्लाई हो रही हैं, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाई हो रही हैं। एक ये 2Q वाला कर रहा है, एक ये 3Q वाला कर रहा है और एक ये 4Q वाला कर रहा है। अब हम अगर इनकी लोकेशंस की बात करें तो इनकी लोकेशंस देखें, बीइंग पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्जेस मेरे पास क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इसका मतलब ये जो 2Q इस Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि ये इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। तो इसका मतलब मेरे पास इस डायरेक्शन में एक फील्ड लग रही है जो कि चार्ज 2Q इस Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, जिसको हम E2Q का नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी चार्ज 2Q जो Q के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। देन सेकेंड फोर्स जो अगर मैं बात करूं तो मैं इस 4Q की बात कर लेती हूँ। अब क्योंकि ये दोनों भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब ये 4Q भी इस Q को के ऊपर कौन सी फील्ड अप्लाई कर रहा होगा, एक रिपल्सिव फोर्स यानी कि अप्लाई कर रहा होगा। तो अगर मैं इससे इसकी बात करूँ तो ये इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो इसका मतलब कि इस वाले यानी 4Q जो Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड होगी। तो ये आपके पास इस तरह से अपवर्ड होगी और इसको मैं E4Q का नाम दे देती हूँ, यानी कि चार्ज 4Q जो चार्ज Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। देन कम्स दिस चार्ज 3Q। अब इस 3Q की भी अगर आप देखो तो ये भी पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है, तो अगेन ये भी इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स ही अप्लाई करेगा, लेकिन इसकी रिपल्सिव फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, देखिए ये इस तरह से है ना आपके पास, तो ये इधर इस तरह से इसको जो है वो क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ E3Q का। अब स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है। ठीक है, उस चार्ट के अंदर आपके पास कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए। एक कॉलम आपके पास होना चाहिए चार्ज का कि यानी टोटल कितने चार्जेस हैं, उसका मैं छोटा सा एक कॉलम बना लेती हूँ। देन मेरे पास जो डिस्टेंस है उन चार्जेस के दरमियान उसका एक कॉलम होगा। देन मेरे पास फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है उसका एक कॉलम होगा। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी मेरे पास एंगल बन रहा है उसका होगा, और उस एंगल के अगर कोई कंपोनेंट्स बन रहे हैं तो उसका होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं Q मीन्स जो भी चार्ज है उसका कॉलम है ये। ठीक है, R मतलब जो भी डिस्टेंस है चार्जेस के दरमियान उसका। दिस E इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है KQ/R²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। थीटा जो हम देंगे लिखेंगे वो होगा हमारा रिलेटिव टू एक्स एक्सिस, यानी हम एक्स एक्सिस से देखेंगे कि कोई एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। अब ये मेरे पास कॉस, अगर कोई एंगल है तो वो कॉस थीटा के लिए, और अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो साइन थीटा के साथ क्या होगा। ये कॉलम आप लोगों का ये टेबल जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस टेबल के बिना क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं चार्ज 2Q की बात करूं तो आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2Q, यानी मैं चार्ज 2Q की बात कर रही हूँ। अब इस 2Q और इस Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है A, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ A डिस्टेंस है। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 2Q ओवर, मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा KQ/R²। तो K तो एज इट इज़ रहेगा, Q जो चार्ज है वो अभी यहाँ पे क्या है 2Q है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा K 2Q ओवर R, जो डिस्टेंस है वो है A²। तो ये हो जाएगा 2KQ ओवर A²। K ये वाला आया, Q जो था वो मेरे पास 2Q था, तो उसको मैंने इस तरह से, जिस तरह अरेंज करके आप लिखते हो कि पहले नंबर लिखते हो फिर अल्फ़ाबेट लिखते हो, उस तरह से लिखा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस A था तो A का स्क्वायर हो गया। ठीक है,
देन अब हम थीटा की अगर बात करें तो ये एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब इसके अंदर कोई एंगल नहीं है, तो एंगल मेरे पास क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, अब एंगल अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है ये, तो ये वाला एक्स के लिए है, ये वाला वाई के लिए है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये क्या बन रहा है, ये मेरे पास होगा 2k ओवर, ये जो मतलब है यही सेम आ जाएगा a²। ठीक है, और y कंपोनेंट इसका कुछ भी नहीं है। फिर अब मैं अगला 4q वाले की बात कर लेती हूँ, चार्ज 4q। तो 4q से लेके q तक का जो डिस्टेंस है वो भी a है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा a। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है 2 इसमें सॉरी k, इसके अंदर ये जो q है वो बेसिकली अब मेरे पास क्या है, 4q है। सही है, तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो मेरे पास बन जाएगा 4kq ओवर जो डिस्टेंस है वो कितना है, a है, तो a का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास बन चुका है। अब आप देखो कि अगर इसके एंगल की मैं बात करूं तो x एक्सिस मेरा ये है। ठीक है, इससे इधर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, मतलब एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, यानी x एक्सिस मेरा ये है और x एक्सिस से यहाँ तक का जो मेरे पास एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो आपको देख के क्या पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट y एक्सिस पे बन रहा है, इसका मतलब इसका कोई x कंपोनेंट नहीं है, इसका सिर्फ y कंपोनेंट है। तो आप इसको तो ऐसे कर दो, डैश डाल दो कि कोई x कंपोनेंट नहीं है, जो y कंपोनेंट है वो यही वाला होगा ऑब्वियसली। तो इसको लिख लो आप 4kq ओवर a² एज इट इज़ लिख लो। ठीक है, फिर अब मेरे पास आता है इस 3q की बात। अगर आप इस 3q को देखो तो इसका, क्योंकि ये इस तरह से एंगल्ड है, तो इसका मतलब इसका x कंपोनेंट भी मौजूद है और y कंपोनेंट भी मौजूद है। तो अगर आप इसके x और y कंपोनेंट में इसको स्प्लिट करो तो ये आपके पास x कंपोनेंट आ जाएगा और इसी तरह से ये आपके पास y कंपोनेंट आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब आपके पास जो x और y कंपोनेंट आएंगे, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको कि मैं बात कर रही हूँ 3q वाले की। अब देखो 3q से लेके q तक का डायरेक्ट डिस्टेंस तो आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिव तरीके से इसका डिस्टेंस निकालना चाहो तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप इससे इसको जो है वो डिवाइड करो। ये मेरे पास अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आपको पता है कि जब भी मेरे पास स्क्वायर होता है और आप उसको 20 से कट करते हो तो जो एंगल यहाँ पे बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 45 डिग्रीज़ का। तो अगर ये एंगल यहाँ पे 45 डिग्रीज़ का है तो फिर ये एंगल यहाँ पे कितना होगा, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये भी मेरे पास 45 डिग्रीज़ का ही होगा। तो मेरे पास जो डिस्टेंस आएगा वो आप कैसे निकाल सकते हो, आपको ये वाली चीज़ पता है कि ये कितना है, a है, और ये वाला डिस्टेंस पता है कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, a है। ठीक है, तो अब अगर ये दो डिस्टेंस पता है, यानी बेस और आपको ये परपेंडिकुलर पता है, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बिल्कुल निकाल सकते हो। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो जो आपका हाइपोटेन्यूज का आंसर आएगा वो आएगा a√2, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास, a√2। ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आया मेरे पास, a√2 आया। और एंगल की जो कहानी है वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी है, जो कि आगे आपको काम आएगी। तो अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखूँ तो जो यहाँ पे इस वक्त मेरे पास Q है वो बेसिकली मेरे पास कितना है, 3Q है। तो ये हो जाएगा 3kQ ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर r²। अब देखो a√2 को अगर आप स्क्वायर करो तो सिंपल वर्ड्स में ये a² हो जाएगा और ये रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो ये 2 हो जाएगा। तो यानी आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 2a² आ जाएगा। ठीक है, अब जो एंगल है वो मैंने आपको बता दिया, x एक्सिस से अगर आप देखो तो 45 बन रहा है ना, ये x एक्सिस से 45 बन रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लो 45 डिग्रीज। अब देखो आपके पास इसका x कॉम्पोनेंट भी होगा, y कॉम्पोनेंट भी होगा। x कॉम्पोनेंट के लिए आप लिख लो 3kq ओवर 2a² cos 45 डिग्रीज इसका x एक्सिस का एंगल बनेगा, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट है और y जो है वो उसके ऑपोजिट है। तो एडजेसेंट के साथ cos आता है, ऑपोजिट के साथ साइन आता है। अब अगर आप cos 45 को अपने कैलकुलेटर पे निकालो तो उसका आंसर आएगा √2 ओवर 2, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ठीक है, और उसके बाद जब आप sin 45 निकालो तो वो भी √2 ओवर 2 होता है। तो मीन्स के इसके x और y कॉम्पोनेंट यानी cos थीटा वाला भी और sin थीटा वाला भी बिल्कुल सेम आएगा। तो इसको भी मैं लिख लेती हूँ 3kq ओवर 2a² √2 ओवर 2। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या करना है कि मुझे टोटल x कंपोनेंट्स को मैं ऐड कर लूँगी जो कि ये है, और टोटल y कंपोनेंट्स को मैं ऐड कर लूँगी। तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मुझसे इस चार्ज q के ऊपर पूछी गई है वो आ जाएगी। तो उसके लिए आप देखो, पहले आप x कंपोनेंट्स को सम अप कर लो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं Ex इज इक्वल्स टू, x में मेरे पास कितने हैं, सिर्फ 2 कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो आप इनको ऐड करो।
2k/(a²) प्लस इसको अगर मैं लिखूं तो इसको मैं 3√2/2 इंटू 2 इज़ 4 kq/(a²) ऐसे लिख सकती हूँ सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब आप देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है। इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप देखो तो kq/(a²) की टर्म्स मेरे पास कॉमन है, तो मैं इसको बाहर लिख लेती हूँ kq/(a²) और जो टर्म्स मेरे पास अनकॉमन है वो मैं अंदर लिख लेती हूँ। यानी अंदर मेरे पास क्या बचा है, यहाँ से 2 बचा है और यहाँ से क्या बचा है, 3√2/4 बचा है। अब जब आप इसको अपने कैलकुलेटर में रखोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.06 और इस टर्म को आप एज इट इज़ लिख दो, दैट इज़ kq/(a²), ठीक है। सिमिलरली आप यही सेम काम कर लो y कॉम्पोनेंट्स के लिए। तो मैं y कॉम्पोनेंट्स वाला काम यहाँ पे आप लोग को करके दिखा देती हूँ। तो y जो है मेरे पास वो इन दोनों से आएगा। तो मेरे पास क्या है, पहला जो आएगा वो आएगा 4kq/(a²) प्लस अगला जो आएगा वो 3√2/2 इंटू 2 इज़ 4 और यहाँ पे kq/(a²) मैं लिख लेती हूँ। सेम वही काम होगा कि आपने क्या करना है, आपने kq/(a²) को कॉमन ले लेना है। फिर क्या बचा, यहाँ से 4 बचा प्लस यहाँ से 3√2/4 बचा है, ठीक है। अब जब आप इसको अपने कैलकुलेटर में रखोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.06 kq/(a²). ये आपके पास जो है वो y कॉम्पोनेंट के लिए आंसर आ गया। अब अगर आप इसको टोटल लिखो तो ई नेट जो आएगा मेरे पास, यानी टोटल ये x का और ये y का, उसको आप साथ करके लिख दो तो ये आ जाएगा 3.06 kq/(a²). अब क्योंकि ये x कॉम्पोनेंट है तो आप इसके साथ i लगा सकते हो, प्लस ये y कॉम्पोनेंट तो आप इसको लिखो 5.06 kq/(a²) और इसके साथ आप j लगा दो, ठीक है। अगर आप चाहो आप अपने क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते यहाँ पे ख़त्म करना तो आप एक और काम कर सकते हैं, और वो क्या कि आप इन दोनों में से भी फर्दर kq/(a² को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों में से kq/(a² को कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो मेरे पास बचेगा यहाँ से 3.06 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 5.06। तो आप पहले कॉमन लिख लो kq/(a²), ठीक है। यहाँ से आएगा 3.06 i यानी ये x कॉम्पोनेंट है प्लस 5.06 j यानी ये y कॉम्पोनेंट है। तो ये मेरे पास ई नेट यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये 3 चार्ज पार्टिकल अप्लाई कर रहे होंगे इस चार्ज q के ऊपर, वो आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मेरे पास इसका पार्ट बी भी है। मुझसे कहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स जो एग्जर्ट हो रही है चार्ज क्यू के ऊपर वो भी हमें बतानी है, ठीक है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। क्या होता है भी इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, पार्ट बी अब हम करने जा रहे हैं। F इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अभी अभी पीछे निकाली है जो कि ये आई थी आपके पास, ठीक है। इसको आप एज इट इज़ लिख लो। तो मेरे पास क्या आई है, ये आई है मेरे पास kq/(a²) जो कि कॉमन आया था, और 3.06 जो कि x कॉम्पोनेंट था, प्लस 5.06 जो कि y कॉम्पोनेंट था। तो x के साथ i वाला, y के साथ j लगा दिया, इनटू q, ये वाला q एज इट इज़ आ गया। अब सिंपली ये q और ये q जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा kq² इंटू 3.06 i प्लस 5.06 j। सो ये मेरे पास पार्ट बी भी जो है वो सॉल्व हो चुका है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।